नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं पटना, जहां पर इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और जीत का मंत्र दे रहे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से शुरू किया, एक ऐलान किया कि जन धन योजना लेकर हम जाएंगे और अगले साल जब मैं आऊंगा तब इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। और दूसरी साल जब 15 अगस्त को गए 15 करोड़ 70 लाख परिवार का बैंक अकाउंट खोलकर हम देश के सामने खड़े। अब देश में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट। चर्चा करने वाले करते हैं, मैंने भी सुना है, अंदर क्या है, ठन ठन गोपाल है, पौनी करा दीजिए। इतने बड़े प्रयास को इतने हल्के शब्दों से मूल्यांकन करना मुझे लगता है राजनीति को शोभा नहीं। उसका पैसा साहूकार के वहां पड़े रहता था, चीट फंड के वहां पड़ा रहता था, रात को शराब पीने में बेहद होता था, उसको एक जरिया सरकार ने दिया है और वहां से नहीं हटते। उसके बाद में उसके कल्याण के लिए हम योजना लेकर आए। सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख रुपए का अकस्मात बीमा देने का काम सभी जनधन अकाउंट वालों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जब ये योजना शुरू की तब भी आए सामने से अलग अलग बातें आई कि भाई अकाउंट बीमा तो दे दिया, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन जाने कितना हुआ। अभी मुझे मालूम पड़ा वैशाली के एक मुस्लिम गरीब का अकस्मात मृत्यु हुआ, उसको 2 लाख रुपए का चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर उसके घर पर जाकर देकर आए। मैंने खुद हर रोज के 1 रुपये में 90 पैसे में 300 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये जन धन योजना के माध्यम से हुआ है। अब कल्पना करिए, सिर्फ 300 रुपये में 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 12 रुपया और 300 रुपया भी इसलिए है कि हम उसको सम्मान के साथ जीना सिखाना चाहते हैं, उसके सम्मान को आहत कर उसको सुरक्षा देना नहीं चाहते हैं। वरना 12 रुपया सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उसके सम्मान के पास उसके सम्मान को हम आहत करना नहीं चाहते कि भाई मेरा इंश्योरेंस हुआ है तो मेरे पैसों से, मेरे परिवार को सुरक्षा चक्र मिला है तो मेरे पैसे, और अब उसको रोजगार नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से 10,000 से 10 लाख का लोन किसी भी प्रकार के गारंटर के बगैर, किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के बगैर हर बैंक से मिल पाए, इस प्रकार की हमने योजना बनाई। आप कल्पना कीजिए, रोड पर एक कुर्सी डालकर नाई का बेटा हजामत बनाता है और एक छोटी सी दुकान बनाकर एक अच्छी कुर्सी लेकर बच्चों को आगे पीछे कर हजामत बनाएगा तो उसका धंधा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मगर उसको लोन नहीं मिलता था। वो जाता था, उसके पास इनकम टैक्स नंबर मांगते थे, वो जाता था, उसके पास गारंटर मांगते थे, भैया इनकम नहीं है इसलिए तो लोन लेने आया है तेरे पास, इनकम नहीं है इसलिए तो लोन लेने आया है। वो सारे गरीबों के लिए, किसी नाई के बेटे को दुकान खोलनी है, किसी कोर्ट के बेटे को डेयरी खोलनी है, किसी नए डॉक्टर को एक डिस्पेंसरी खोलनी है, तो इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुद्रा बैंक की व्यवस्था की। ये प्रयास है समाज को नीचे से ऊपर उठाने का, ये प्रयास है अति पिछड़ों को, गरीब को एक साथ लाने का, एक मौका देने का, एक प्लेटफॉर्म देने का। और मित्रों, यहाँ हॉल में बैठे हैं, मुझे भी मालूम है इस बात के लिए ऑडियंस ठीक नहीं, मगर मैं साथ के साथ आपके आत्मा को भी जगाना है। हम सब लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने, हमारे भाग्य ने बहुत अच्छा मौका दे दिया, पढ़ लिख गए, अच्छे स्थान पर पहुंच गए। क्या हमारा दायित्व नहीं है जो अति पिछड़ा है, जो गरीब है, उसको ऊपर उठाना? हमारा दायित्व नहीं है उसकी चिंता करना? मित्रों, इतने गरीबों की फौज लेकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इनके अड़बड़ों की फौज लेकर कोई देश आगे नहीं बढ़ता। सब साथ में बढ़ेंगे तो हमारा भी विकास आगे होगा, देश का भी। और ये मूल कल्पना के साथ
ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। दूसरा हमने कहा था कि हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। मित्रों, याद करिए 10 साल, याद करिए 10 साल, आए दिन गोलीबारी होती रही, आए दिन हमारे सरहद पर हमारे जवान का सर काट कर ले जाते थे और पैर से लौटते थे, यहां से उफ नहीं होती। गोलीबारी आज भी होती है, हो सकता है ज्यादा होती होगी, मगर मैं आपको एक बात बताने आया हूं, गोलीबारी होती है तो यहाँ से सफेद झंडे नहीं दिखाते, वहां से गोली आती है, यहाँ से गोला जाता है और गोलीबारी वहां से बंद हो जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देश की सीमाओं के साथ छेड़खानी करनी, हमारे सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और विदेश नीति हमेशा से सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकती। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा है और हमारे जवान का सम्मान, और वो हमें करते। मैं सारी बातें करना नहीं चाहता। कई ऐसे मौके आए जब हमारा भी एग्जाम होगा, हमारी भी परीक्षा होगी, मगर उस वक्त हमारी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है और ये बात जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरा हमने कहा था देश के अंदर देश का सम्मान दुनिया के सामने हो रहा है। मित्रों, मैं आप लोगों को थोड़े लाइटर टोन में पूछना चाहता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, कहीं चर्चा होता था? बताइए, होता था? ऊपर बताए भाई, होता था? नरेंद्र मोदी जाते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं उसकी पल पल की खबर दुनिया देख रही है, देख रही है, नहीं देख रही है? वो नरेंद्र मोदी के कारण देख नहीं रही है, ये नरेंद्र मोदी के कारण देख नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ने 15 महीने के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन किया है उससे दुनिया को मालूम पड़ा है कि भारत अब बड़ा प्लेयर है, विश्व के टॉप के देशों के अंदर भारत का स्थान बनना सुनिश्चित। और हम जहां भी गए भारतीयता को नहीं भूले, हमारी भाषा को नहीं। हमने देखा है विदेश मंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को साथ में 3-4 पेज अंग्रेजी में लेकर जाते थे और लिखा हुआ पढ़कर वापिस चले आते थे। कई बार तो पढ़ने भी बदल जाते, ऑस्ट्रेलिया का मलेशिया में पढ़ते थे, मलेशिया का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे। अब नरेंद्र भाई जाते हैं तो यूएनए को सामने देश की राष्ट्रभाषा में असंगीत हिंदी के अंदर दुनिया को संबोधित करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा के सम्मान को सम्मान देने का काम राष्ट्रभाषा के सम्मान को ऊपर तक पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री। पूरी विदेश नीति को जो 68 साल से चल रही थी उसको हमने रिट्रैक्ट कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, समृद्धि, संस्कृति और संपर्क के आधार पर देश की विदेश नीति को नए सिरे से बदलने का विनम्र प्रयास किया है, जिसको सफलता मिली। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बिहार का गौरव और बिहार का विकास एक ऐसी सरकार के साथ जुड़ा है जो सरकार एक पार्टी की, एक मजबूत गठबंधन की हो, और वो गठबंधन राष्ट्रभक्त गठबंधन। और मुझे कहने में इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं मन से मानता हूं मित्रों कि बिहार का गौरव वापस दिलाने का काम नीतीश और लालू नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एनडीए। जब हम देश के सामने वोट मांगने गए थे तब हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी ने कहा था ये भारत मां की 2 भुजा, एक तो पश्चिम भुजा है, एक पूर्व भुजा है। पश्चिम भुजा में विकास हो चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, अब बारी है कि पूर्व का विकास हो। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में 1 चरण का चुनाव हो चुका है, 4 चरणों पर अभी चुनाव होना बाकी है, लेकिन तेवर वही है। विकास की बात लगातार कर रहे हैं और जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को भी देने की कोशिश हो रही है, जिससे कार्यकर्ता बाकी के 4 चरणों में बीजेपी के लिए और ज़्यादा दमखम लगाएं और ज़्यादा काम करें। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत के लिए कोई भी कोर कसर बिहार में नहीं छोड़ना चाहती।
चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण के चुनाव के लिए आज 195 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। इसके बाद अब तक नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की तादाद बढ़कर 588 हो गई है। पांचवें चरण के लिए ही आज 113 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पांचवें चरण के लिए अब तक 232 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। अब बात करेंगे एक बड़े मामले की जो इस वक्त बिहार विधानसभा के सियासी हलकों में छाया हुआ है। अवधेश कुशवाहा का मामला बिहार के सियासी फिजाओं में इन दिनों छाया हुआ है। हालांकि आनन फानन में कार्रवाई कर अवधेश कुशवाहा को मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनकी उम्मीदवारी तक छीन ली गई है, लेकिन बयानों से जो सियासी हमले शुरू हुए हैं उसने घूस के खेल में पूरा घालमेल कर दिया है। अवधेश कुशवाहा कैमरे के सामने पैसे लेते क्या दिखे। बिहार में पूरा चुनाव ही डाइवर्ट हो गया। बयानों के जो वार, बीफ, शैतान, ब्रह्मपिशाच और सियासी शब्दावली में न जाने क्या क्या उपमाएं ढूंढ कर किए जा रहे थे, सारा ध्यान कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला नोट बटोरने वाले नेताजी के वीडियो की तरफ फोकस हो गया। घूस कांड को लेकर बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने साफ कह दिया कि केवल अवधेश कुशवाहा के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी इस्तीफा दें। इसके साथ ही लालू भी स्टिंग में फंसे अपने उम्मीदवारों को हटाएं। अवधेश कुशवाहा ने जो भी कुछ किया, ये जो कर रहे थे और मंत्री कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की पूरी जानकारी में कर रहे हैं। और इससे मैं नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करता हूं। इस मंत्री रिश्वत कांड के बाद नीतीश कुमार को कोई नैतिक आधार नहीं है जिस पर मुख्यमंत्री बने रहें। यानी लालू यादव गड़बड़ नहीं करेंगे। अपराध को मैं नियंत्रित करूंगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाऊंगा। लालू यादव की उन्होंने गारंटी ली है, तो जो लालू यादव के गारंटर हैं नीतीश कुमार, उनको लालू यादव पर दबाव बनाकर उनके जो 3 उम्मीदवार हैं उन पर कार्रवाई करवाना चाहिए। सुशील मोदी के बाद महागठबंधन के नेताओं पर दूसरा बड़ा हमला बोला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके मंत्री पैसा लेते हैं और आगे के आने वाली सरकार में कमिटमेंट करते हैं, तो ये एडवांस लेना चल रहा है। ये कौन से सुशासन की बात की जा रही है? स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद एक तरफ बिहार के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इसी वीडियो में अवधेश कुशवाहा ने उद्योग मंत्री का नाम भी लिया है, लेकिन जब श्याम रजक से इस बारे में सवाल पूछा गया तो मंत्री जी आपा खो बैठे। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं? आप कितना भी चाह जाएंगे, मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बात आप अपना कहिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर करके बात करना चाहते हैं तो मैं उस बातों का समर्थन नहीं। नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं कभी नाराज नहीं होता, लेकिन आपने एक बार जब बात कह दिया तो हर एक बात नहीं कर। इधर अवधेश कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है, लेकिन राधा मोहन सिंह ने आरोपों को निराधार बताया। ये तो आदत है ना। इस आदत में किसी दूसरे का नाम नहीं आ सकता। आपका यदि कोई आदत है किसी काम का, तो ये आदत किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, प्रवृत्ति ने प्रकृति का निर्माण किया है। किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी, इसमें प्रकृति का हाथ होता है, किसी व्यक्ति का हाथ नहीं होता है। जाहिर है घूस को लेकर बिहार में खूब घुमा फिरा कर बातें हो रही हैं। सियासी बयानों का घालमेल हो रहा है। नुमाइंदे अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन बिहार की पब्लिक घूस कांड के वीडियो को किस रूप में देखती है, ये जानने के लिए नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद बयानों का सियासी घालमेल जारी है। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये पूरा मामला फिलहाल बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है और जांच के दायरे में भी है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है लखीसराय से। पटना में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है और हम आपको बता दें कि ये मामला लखीसराय में दर्ज किया गया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये एफआईआर दर्ज किया गया है और हम आपको बता दें कि लखीसराय में केंद्रीय मंत्री पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
एक बार फिर से लौटेंगे घूस कांड की तरफ। तो घूस कांड को लेकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने श्याम रजक और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में नीतीश कुमार से सफाई मांगी है। शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं और शाहनवाज जी बात करेंगे आपसे। अभी ये बात किया हमने श्याम रजक जी से, वो कहते हैं कि आप लोग सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बीजेपी के आप एजेंट हो। देखिए, जब से नीतीश जी के एक मंत्री स्टिंग में पकड़े गए हैं, बहुत सारे मंत्रियों के चेहरे उड़े हुए हैं। घबराए से सारे सरकार नज़र आते हैं और इसमें वो बताएं कि इसमें राज क्या है। हम लोग जान रहे हैं कि हांडी में एक चावल देखा जाए तो उससे पूरे हांडी का पता लग जाता है। नीतीश कुमार जी के सरकार का एक मंत्री पकड़ा गया है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत लोगों ने किया है, इसलिए सबको डर लगा हुआ है कि कहीं स्टिंग में नाम तो नहीं आ जाए। नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार तो हर मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। अपने को सुशासन बाबू कह रहे हैं। सुशासन बाबू बताइए कि आपके मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री क्यों हैं? चलिए, शाहनवाज हुसैन थे और उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार को इस पूरे मसले पर बाहर आकर जवाब देना चाहिए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो स्टिंग का जो वीडियो सामने आया है उसकी जांच की जा रही है। पूरा मामला जांच के दायरे में है, लेकिन एनडीए का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में फंसे अवधेश कुशवाहा के मसले पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, लेकिन आयोग को यह भी देखना चाहिए कि कहीं स्टिंग में किसी को ट्रैप कर फंसाया तो नहीं जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं मुलायम सिंह यादव पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि मुलायम सिंह देश की राजनीति के बड़े नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठकर कभी कभी बिहार को देखने में गलती हो जाती है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन है, चूंकि आचार संहिता लागू है, इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में भी है, लेकिन कोई षड्यंत्र नहीं करना चाहिए, किसी को फंसाने के लिए नहीं करना चाहिए, किसी को चंदा दे करके कि भाई इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा दे रहे हैं और उसका स्टिंग करके उसको इलेक्शन के टाइम में नहीं प्रचारित करना चाहिए। मुलायम सिंह जी देश के बड़े नेता हैं, एक राज्य के, एक पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बैठ के बिहार को देखने में कभी कभी भूल हो जाती है। एक्सपीरियंस लोगों से भी मुझको लगता है मुलायम सिंह यादव जी से भूल हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री की सभा की, जो 16 अक्टूबर को होने वाली है। तो पिछला विवाद आपको याद होगा, जब 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की सभा थी भभुआ में और तमाम विवाद उठे थे कि चुनाव के दिन प्रधानमंत्री कैसे सभा करेंगे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 16 अक्टूबर को बिहार में प्रधानमंत्री मोदी 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। ये 3 सभाएं बक्सर, वैशाली और पालीगंज में होगी। गौर करने वाली बात यह है कि 16 अक्टूबर को ही बिहार में दूसरे चरण का मतदान है। तो पहले चरण के मतदान के दिन जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे वोटिंग के लिए, लोगों के अपील करने और भाषण देने के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में कैमूर, तो उस समय महागठबंधन के तमाम नेताओं ने आपत्ति जताई थी। लेकिन अब जो खबर मिलकर सामने आ रही है कि 16 अक्टूबर को जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा होगा, उस दिन भी प्रधानमंत्री बिहार में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे।